आप सभी को नमस्कार। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना जो क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी हम वही सवाल करेंगे और उन सवालों को समझेंगे कि रिएजेंट्स का अप्रोच क्या होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल को पकड़ना है तो मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि आप रिएजेंट पे फोकस करिए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि सबस्ट्रेट किस तरह की रिएक्शंस दिखाना पसंद करेगा। अगर आपने एक बार रिएजेंट्स याद कर लिए, रिएजेंट्स की बातें याद करने के बाद आप उसको अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा सीख चुके हो तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये दो बेहतरीन सवाल हैं रिएजेंट से, आप इनसे डरिए मत। आप मेरी बात उस पर ध्यान रखिए कि आपको यहां से सीधे यहां पर नहीं पहुंचना है, आपको सबसे पहले यहां से यहां पर जाना है और एक एक स्टेप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एनबीएस है। तो आप इस रिएजेंट का रोल पहले समझिए। एनबीएस स्टैंड फॉर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो एनबीएस होता है वो क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। एनबीएस हमारे पास करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, मतलब कि जो एलाइलिक H है या फिर बेंजाइलिक H है उसकी जगह वह H हट के वहां पर क्या आ जाएगा, Br। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं। तो अगर हम Br को लगाना चाहें यहां से तो हमारे पास जो थोड़ा सा सबस्ट्रेट नजर आएगा, ध्यान समझिएगा, वो सबस्ट्रेट हमारे पास कुछ ऐसा सा नजर आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, Br, और यहां पर क्या हो जाएगा, Me, क्योंकि इसकी जो हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन है वो बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Br। तो जो हमारे पास A वाला पार्ट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं B वाले पार्ट की, Mg इन प्रेजेंस ऑफ E2O, लिखने का तरीका है ड्राई ईथर है। अगर मैग्नीशियम को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रखेंगे तो हमारे पास यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। जब भी मैग्नीशियम हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आता है तो यहां पर हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलो समझते हैं। तो अगर इसके सामने हमारे पास मैग्नीशियम E2O आएगा तो यहां पर कुछ भी नहीं, ये A पार्ट था तो इसका जो B पार्ट हमारे पास नजर आएगा बन के, इसका B पार्ट कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसे, यहां पर MgBr और यहां पर Me हो जाएगा। ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है Rx प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RMgX का फॉर्मेशन। अब आपने एक बार ये पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया, अब सामने क्या है, CO2 और H3O+। अब आपको तो बस यही लगाना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कि इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा, नेगेटिव। अरे है ना, अम्पोलन रिएजेंट होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस पर नेगेटिव है तो सामने क्या है, CO2, और CO2 के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अगर आप थोड़ा गौर से फरमाइएगा तो CO2 को आप ऐसे बनाइए और बनाने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आपने एनबीएस लिया तो यहाँ पर आपने बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन किया, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया क्योंकि Rx के बीच में मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है, और लास्ट में आपने इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करवा दिया। जब आप इस पर अटैक करवाओगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगी, कार्बन की 5 बॉन्ड हो नहीं सकती। तो ऐसा करके आप यहाँ पर क्या करोगे, ये CO- आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से क्या होगा, जो पूरा पार्ट होगा आपका, ये जो MgBr होगा इसका लास्ट में हाइड्रोलिसिस करके आपके पास जो एंड में आंसर आ जाएगा वह आंसर कुछ ऐसा सा आ जाएगा। चाहे आप इसको एक साथ बना दो, चाहे आप इसको अलग अलग बनाओ। तो ये आपके पास क्या होगा, A, ये आपके पास क्या होगा, B, और ये आपके पास क्या होगा, G। मतलब इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। दोबारा समझिए, जब आपने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर ये COOH में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर O- आएगा और O- सामने से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का लास्ट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करके OH वाला पार्ट वहां चला जाएगा। ऐसी रिएक्शन आपने बहुत सारी की होंगी, बहुत सारा, जब आपने एल्कोहल वगैरह प्रिपरेशन वगैरह सीखी होंगी तो बहुत सारी बातें आपने ऐसी की होंगी। तो ये बात तो हमारी चलो इसकी हो चुकी है। चलो अब थोड़ा सा इस वाले पार्ट के अंदर आते हैं। दोबारा से वही रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा जरा ध्यान से कि अगर मैं आपसे एक्वस NaOH की बात करता हूं तो एक्वस NaOH क्या करेगा, यहां पर सामने है क्या, ये है,
और ये सबस्ट्रेट कैसा है, एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड के सामने अगर एक्वस NaOH आता है तो वह पक्का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, अरे क्योंकि यह एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अगर यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो हमारे पास जो C वाला पार्ट बनेगा उसकी जगह क्या कर दोगे आप, Br की जगह OH आ जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यार, ये Me है और यहां पर क्या हो जाएगा, OH। समझ में आया क्या? तो यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जिसको मैं अच्छे से बोलूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और Br की जगह क्या आ चुका है, OH आ चुका है। चलो अब समझते थोड़ा सा आगे। अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं KMnO4H+, ये तो देखते ही चमक गया होगा कि है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप ये सब बातें पहचान पा रहे हो कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन तो हो ही जा रहे हैं, और क्या है इसमें, और फिर बचा ही क्या है। तो अगर जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो क्या कर दोगे, ये जो पूरा पार्ट है, ये जितना पार्ट, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है जब बेंजीन के बाहर जो पूरा पार्ट होता है एल्काइल वाला, वो किस में कन्वर्ट होता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH। मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। तो आपके पास ये तो क्या हो गया C, और ये क्या हो गया आपके पास D। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा तो यहाँ पे C से क्या बनाया है, E से MnO2। देखिए MnO2 बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या करता है, बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है अल्कोहल का इन कार्बोनिल कंपाउंड। बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करता है किसका, अल्कोहल का, और किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो जब आप इसका बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास जो E वाला पार्ट आएगा, देखिए इसका बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करके इस वाले पार्ट को हटाओगे तो आपके पास यह कुछ ऐसा सा चमकता हुआ नजर आएगा Me। यहां से क्या है, OH बॉन्ड तोड़ा, और यहां से क्या है, CH बॉन्ड तोड़ा। दोबारा यहां से OH बॉन्ड तोड़ा, और यहां से क्या था, ये जो H चमक रहा था, यहां से CH बॉन्ड तोड़ा, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, तो यहां पर क्या आ गया, पाई। तो MnO2 की बात आप याद रखिएगा, MnO2 करता है एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, वो भी किसका, अल्कोहल का, किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में। अब एक लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद अगर आपने इतना बना चुका है तो वो है NaOI। जब हीटिंग करोगे HA3O+ के साथ, देखिए भाई NaOI दूर से ही चमकना चाहिए, यह एक्चुअली हम लोग इसकी जगह NaOH+ I2 भी लिख सकते हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है? और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब जो आइडोफॉर्म रिएक्शन होते हैं, इसके सवाल भी 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो 2 कंपाउंड होंगे, उनको आपस में डिस्टिंग्विश करना होगा, कौन आइडोफॉर्म दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। दूसरा, रिएक्शन कंप्लीट करने को आ सकती है, अरे आइडोफॉर्म जैसे ही कंप्लीट करने को रिएक्शन आ रही है कि आपके सामने ये है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या ये आइडोफॉर्म दिखाएगा? तो मैं बोलूंगा हाँ दिखाएगा, क्योंकि जब भी हमारे पास कहीं पर CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, ये वाला CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, तो वहां पर वह आइडोफॉर्म रिएक्शन पक्का दिखाता है। अब इसके बाद आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या होती है कि जो CH3C डबल बॉन्ड का CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में, बाकी बचा हुआ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के सॉल्ट में। तो बात समझिए, NaOI है तो आपको मैंने क्या बोला, CH3C डबल बॉन्ड है, तो CH3 को आप कन्वर्ट कर दो किस में, CHI3 में, प्लस ये जो बचा हुआ पार्ट है पूरा का पूरा, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, एसिड के सॉल्ट में। उसके बाद आप एसिड का एसिडिफिकेशन वगैरह करा के उसको H+ दोबारा से प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा F+H करके, मतलब 2 चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट होता है। क्या आपको एकदम अच्छे से बातें समझ में आ रही है क्या? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक एक करके आप रिएजेंट का रोल समझिए, रिएजेंट की बातें समझिए, और आप आराम से कंप्लीट करते जाओगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही सोच समझ के, जब ऑप्शंस आएंगे फिर ऑप्शन से मैच करना है। ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा बड़ा कन्वर्जन है, आपको तो बहुत छोटे छोटे 2 या 3 रिएजेंट्स का कन्वर्जन आता है, 3 रिएजेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आप बहुत अच्छे से कर ही लोगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा, इस सवाल को करने से पहले एक बार आप खुद कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर मुझे देखिएगा किस तरीके से अप्रोच होगा। तो सवाल नंबर दूसरे को देखकर ही मुझे कुछ हल्का सा नजर आ रहा है, वो नजर क्या आ रहा है कि आप इसको देखने से पहले अगर एक बार रिएजेंट देखोगे तो रिएजेंट साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया लोन पेयर है, यहाँ पर H+ है, लो अटैक करवाओ, O+H2 बनाओ, बाहर भगाओ, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा कार्बोकटाइन बना दीजिए इस तरीके
से। क्या बात समझ में आ रही क्या? यहां पर इस तरीके से आपने क्या कर दिया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। और यह जो रिएक्शन है आपको बहुत अच्छे से पता है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आप इस रिएक्शन क्या बोल सकते हो? मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का ये मॉडिफिकेशन है। क्या होता है उसमें? बेंजीन के सामने एल्काइल कार्बोकेटाइन होता है और उस पर अटैक करता है और एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। तो आपने सबसे पहले यहां पर इससे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किया, बस कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन करने का तरीका ही अलग है, बाकी पूरा का पूरा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाला कारनामा चलेगा। तो जैसे ही आप बनाओगे तो आपके सामने जो ए वाला कंपाउंड आएगा, वो ए वाला कंपाउंड कुछ ऐसा सा नजर आएगा, ऐसा सा। क्या आपको बात एकदम अच्छे समझ में आ चुकी? क्या अगर आपको कुछ इस तरीके से जब यहां से बॉन्ड लगाओगे और यहां पर ऐसे लगाओगे तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब आपको जो बातें और समझनी है यहाँ पर, देखिए इस वाली बॉन्ड को आप 1 बोलिए, इसको आप 2 बोलिए, इसको आप 3 बोलिए। तो जब आप इसको लगाओगे इनके बीच में भी एक बॉन्ड होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नंबरिंग कुछ आप ऐसे हल्के से कर लेना, तो 1 2 और 3, तो ये 1 2 और 3 तो है ही, साथ साथ इनके बीच में भी तो एक बॉन्ड बनेगी। अरे यहाँ पर एक क्या होगा आपके पास, इस जगह पर यहाँ तो पॉजिटिव है और इस जगह क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके भी एक बॉन्ड बनाएगा। जब भी आपको एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन करने हो या फिर कार्बोकेटाइन के रेजमेंट करने हो या फिर आपको रिंग बनानी हो, तो वहां पे नंबरिंग करके करिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। नंबरिंग नहीं करोगे तो कभी ना कभी एक बॉन्ड की गलती हो जाएगी। जब आपने इसको ऐसे बना दिया, अब सामने आपके कौन सा रिएजेंट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस, आपने पढ़ा होगा BH3THF H2O2OH-। सबसे पहले यहां पर क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन, याद आ गया होगा, हाइड्रोबोरेशन। और ये H2O2OH- क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम है HBO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। और ये आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि जब भी किसी एल्कीन के सामने ये आएगा तो वहां पर एंटी मार्गनिकोफ रूल लगेगा। क्या लगेगा, HBO मेथड में हमारे पास लगता है एंटी मार्गनिकोफ रूल, और वो भी किसका, H और OH का। तो अगर आप इस एल्कीन में एंटी मार्गनिकोफ रूल लगाओगे तो बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है, आपके पास जो यहाँ पर रिएजेंट से बन के आएगा वह कुछ ऐसा सा बन के आएगा। देखो डबल बॉन्ड हटाया, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा H, तो कुछ ऐसा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, A, और ये आपके पास क्या है, B। चलिए शुरू करते हैं C की तरफ। सामने क्या दिया है, H+। अब तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये जो OH है इसका लोन पेयर खुला हुआ आजाद है, इस पर इलेक्ट्रॉन करेगा अटैक, और यहां पर क्या बनेगा, O+H2। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पागल, और पागल कुछ भी करते हैं दुनिया में, मतलब सामने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के भागेंगे। तो यहां से जब ये भागेगा तो यहां पर तस्वीर आपके पास कुछ हल्की सी ऐसी आएगी, वो तस्वीर कुछ ऐसी सी आएगी, मतलब एक 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर बन जाएगी। क्यों, आपने यहां पर कार्बोकेटाइन बनाया और सामने क्या है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां पर होगी इस तरीके से। अरे बोलो यार, ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी तो यहां पर ऐसे अटैक करवाओगे तो यहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या आपको एकदम बढ़िया से सारी बातें समझ में आ रही हैं? यही मजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किस भी तरीके से कहीं पे भी कुछ भी कॉन्सेप्ट्स लग जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से अगर नॉलेज होगी तो आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब अगला सवाल क्या है, हमारे पास NBS है। क्या है हमारे पास, NBS। अगर हमारे पास NBS है तो यहां पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। NBS करता है वही जो भी बताया था, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। तो यहां पर जब आप एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करवाओगे, लो भाई इसके सामने अगर हमने NBS रख दिया तो यहां पर ये हमारे पास बेंजाइलिक पोजीशन है, ये भी बेंजाइलिक है, तो कहीं से भी कुछ भी कराओ। जब आप यहां से करवाओगे तो आपके पास कुछ हल्का सा ऐसा सा नजर आएगा। ये 5 मेंबर रिंग आपने बना दी इस तरीके से, और यहां आ जाएगा BR, यहां आ जाएगा क्या, BR। अब जैसे ही आपने ये किया, अब हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है भाई, NBS से आपने क्या लेके आए, BR लेके आ गए, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बेस भाई दुनिया में क्या करने आए, बेस एक ही काम करने आए दुनिया में, H+ खाने। और कौन सा H+ खाने आए, एसिडिक H+ खाने आए। और एसिडिक H+ कौन सा होता है,
जो निकलने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पर जो Br है, Br यहां से एसिडिक H हटा के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे HBr। यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, यह एक प्योरली क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप इस एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना चाहते हो तो यहां पर फॉर्मेशन कुछ हल्का सा, मैं यहाँ बॉर्डर लाइन को पार कर दे रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाली आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो आपके पास जब बेस के सामने आप ये लेके आ गए हो तो आपके पास ये E बन के आ चुका है। अब इसके साथ सामने क्या है, CHBr3TbO-। पहले डर जाओ, डर लग रहा होगा कि सर CHBr3TbO- क्या है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझो, ये CHBr3 और TbO- है ना। ये अगर आप देखोगे तो CH यहां पर ये है Br, यहां पर ये है Br, यहां पर ये है Br। ये बेस क्या करेगा, एसिडिक H हटाएगा। TbO- बहुत ही बल्कि है, बहुत ही हिंडर्ड है, तो बेस का काम करेगा, एसिडिक H हटाएगा। इस पर क्या आएगा, यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये बाहर निकल के क्या बना देगा, कार्बिन का फॉर्मेशन। कहने का मतलब यहां पर सामने आ जाएगा CBr2, इस तरीके से कार्बिन, और कार्बिन का यहां पर इसके साथ क्या हो जाएगा, इंसर्शन। आपने पढ़ा होगा इंसर्शन ऑफ कार्बिन इनटू एल्कीन, एल्कीन में कार्बिन का इंसर्शन। तो जब आप एल्कीन में कार्बिन का इंसर्शन करवाओगे, जगह थोड़ी सी कम बच रही है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको ताकि आपको सारी बातें समझ में आने लग जाए। ये मिटा देता हूं मैं, यहां समझो जरा ध्यान से क्या बातें बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल बातें बता रहा हूं मैं कि आप जब यहां पर रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन को जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो यहां पर CBr2 आपने कार्बिन का फॉर्मेशन कर दिया है। तो जब आप कार्बिन का फॉर्मेशन करोगे तो इस कार्बिन का फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा नजर आएगा आपको, हल्का सा, यहां पर ऐसे ऐसे, और यहां पर आ जाएगा Br और यहां पर आ जाएगा Br। ऐसा ही तो इंसर्शन होगा। जब आप इसका इंसर्शन करवाओगे तो कुछ इस तरीके का इंसर्शन समझ में आएगा। अब इसके बाद आपको यहीं पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि बेस की कोई कमी नहीं होगी, तो दोबारा से बेस आएगा। यहां पे जो आपको H चमक रहा है एसिडिक, उसको भगा ले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं। ये Br हो गया और ये Br हो गया, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। अगर आपने रीमट-टीमन रिएक्शन पढ़ी हो और एबनॉर्मल रीमट-टीमन रिएक्शन पढ़ी हो तो उसमें भी कुछ पिक्चर ऐसी सी ही बनती है। कैसी सी, ऐसी सी ही पिक्चर बनती है, और जिसमें आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। ध्यान समझना, ये अगर गोला को हटाऊं और मैं कुछ ऐसा लगाऊं तो आपको कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर होगा क्या, आपको पता है ये Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही क्या। अब ये पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे सामने से, है ना, पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो दो पॉजिटिव अगर दो बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब दो पॉजिटिव नहीं है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रही है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव होगा वो यहां पर जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन को अगर जरा आप गौर फरमाइएगा तो 5 बॉन्ड बन चुके हैं, जो कि कभी पॉसिबल होती नहीं है। तो आपको इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट करना होगा। जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करोगे, इस कार्बन की 5 बॉन्ड होती नहीं है तो Br एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा नंबरिंग करके करोगे तो एंड में अगर आपको जो आंसर मिलके आएगा, ध्यान समझिएगा बहुत ही अच्छे से, ये आपने बना दिया 6 मेंबर्ड रिंग, ये आपने लगा दी कुछ इस तरीके से। अब देखिए नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4, क्या समझ रहे हैं, दोबारा 1 2 3 4। नंबरिंग करने से कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। अब Br कहां लगा हुआ है, Br लगा हुआ है 3 पे, तो ये लीजिए Br को हमने लगा दिया। बॉन्ड हमारे पास कहां है, 3 और 4 के बीच में है, हाँ सही बात है। 1 और 2 के बीच में, हाँ ये भी सही बात है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक आंसर मिलके आ जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे पेपर में तो वो सवाल तो फिर आपको कुछ भी नहीं लगने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन 2 सवालों के बाद अपना तीसरा और चौथा सवाल लेके आते हैं। तो आप एकदम तैयार रहिए तीसरे और चौथे सवाल को करने के लिए। तो
आइए अब तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरे सवाल में भी सब में जितने भी सवाल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सब में अप्रोच वही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एनबीएस। अब तो आपको एकदम अच्छे से रट गया होगा एनबीएस क्या होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। तो यहाँ पर जो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन उसको पहचानना जरूरी है कि अगर मैं इस एमी को थोड़ा सही तरीके से लिखता हूँ CH3 तो यहाँ पर एलाइलिक H है, और इसको भी लिखता हूँ तो यहाँ पर भी ये क्या है, एलाइलिक H है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो चलो ये बात समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनबीएस जब आप लेके आओगे, जब आप एनबीएस लेके आओगे तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर बनेगा सबसे पहले वह आंसर आपके पास कुछ इस तरीके से, ये Br और यहाँ पर भी इस तरीके से Br, ये आपके पास एनबीएस से आएगा। इतना आप एकदम अच्छे से समझ चुके हो। अब यहाँ पर आपके पास NaCN है। तो अभी भी बात की हमने कि सामने एल्काइल हाइड है और NaCN है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, CN- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा तो यहाँ पर Br की जगह जो आपको ये Br दिख रहे हैं, ये वाला Br और ये वाला Br, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, CN। इसकी जगह आपके पास आ जाएगा CN, कुछ ऐसा सा, यहाँ पर CN और यहाँ पर CN। इसके बाद लास्ट पार्ट क्या है, H3O+। तो H3O+ हाइड्रोलिसिस का सिंबल होता है, और आपको पता है हाइड्रोलिसिस जब आप साइनाइड की करते हो तो वह किस में कन्वर्ट होता है, COH में। इसको याद रखना है, ये जो CN और ये जो CN होगा इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये COOH में कन्वर्ट होगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। मतलब अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो आपके पास आंसर COOH और यहाँ पर भी COOH ऐसा आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद SOCl2 है आपके पास, ये पहला स्टेप था, ये पूरा का पूरा क्या था, पहला स्टेप। मतलब जो आपके पास A आ जाएगा वह ये आएगा। अब A आने के बाद आपके पास SOCl2 है, तो आपको पता है SOCl2 के केस में क्या होगा, ये जो COOH और COH है वो COCl में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, याद करो, देखो R C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर आप SOCl2 कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ से बनाओगे तो ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो यही कारनामा आपका कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये जो COOH होगा ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो COOH है पूरा पार्ट SOCl2 के साथ ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, ये सारी बातें पहले वाली में मिटा के इससे अब रिएक्शंस बताऊं। देखो ये तो आपने लिख लिया होगा एकदम अच्छे से कहां पर क्या क्या बन रहा है। अब चलो उल्टा रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जब COOH से हम SOCl2 लेके आएंगे, मतलब अगर मैं यहां से इसके सामने SOCl2 लेके आऊंगा तो ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ कन्वर्ट ऐसे होगा इस तरीके से। तो यहां पर हो गया COCl और यहां पर हो गया COCl, मतलब कि C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl। अब सामने क्या है, AlCl3 लेविस एसिड है। आपको पता होना चाहिए ये हैलोजन कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन कैरियर। अब ये हैलोजन कैरी करेंगे तो यहां से ये हटाएगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से कारनामा यहां करेगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। आपको एकदम अच्छे से पता है यहां पर पूरे के पूरे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने के चांसेस हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास जो C आएगा, ये तो था B आपके पास, अब जो आपके पास C आएगा वो C आपके पास कुछ ऐसा सा नजर आएगा। क्या आप समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से। यही बातें आपको एक एक करके समझनी है। अब क्या है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बहुत ही अच्छे से आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस रिएक्शन का नाम ही होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। और एक होती है वुल्फ किस्लर रिडक्शन, NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और ये क्या होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये क्या करेगी, ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इन सभी को हटाकर यहाँ पर CH2 का इंट्रोडक्शन कर देगी। मतलब जो आपके पास यहां पर एक आ जाएगा इस तरीके से, मतलब जो आपके पास कुछ आ जाएगा
वह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या आपको एकदम अच्छे से बातें समझ में आ रही है क्या? तो यही बातें आपको अच्छे समझनी थी। अब लास्ट में क्या है, Fe एट 500 डिग्री सेल्सियस। जब आप He सेलेनियम एट 500 डिग्री सेल्सियस लोगे तो यह क्या करता है, एरोमेटाइजेशन। यह क्या करता है, एरोमेटाइजेशन, मतलब कि जो साइक्लोहेक्सेन होगा उसको एरोमेटिसिटी प्रदान कर देगा। मतलब ये जो हमारा था, ये था D, अगर मैं इसी का E बनाना चाहूं तो लास्ट में मैं E यहां बनाता हूं सबसे ऊपर टॉप पर, तो E आपके पास कुछ मतलब हल्का सा ऐसा सा और ऐसा सा, मतलब कि आप सिंपल सा अगर इनको बनाना चाहो, ध्यान समझना, अगर आप इनको बनाना चाहो तो आपके पास यह आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बस बॉन्ड ऑन का एकदम अच्छे से ध्यान रखो, कब कहां पे कौन सी बॉन्ड लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो बस सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका था तीसरा सवाल। अब हम स्टार्ट करते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या है, पहले एक बार आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक बार पहले मैं क्या ये पूरा मिटा दूं, आप पहले एक बार अच्छे से इसको छाप लीजिए बढ़िया से, उसके बाद मैं आपको ये चौथा सवाल बताता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिएगा आप जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सामने बताना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से मैलिक एनहाइड्राइड करके है और वहां पर क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। तो जब बेंजीन की रिएक्शन करवाऊंगा तो सामने AlCl3 और HCl है, तो रिएक्शन कैसे होगी आप उसको थोड़ा समझिए। ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसे होगी आप इसको थोड़ा समझिए कि रिएक्शन वहां पर हमारे कैसे हो रही है। रिएक्शन हमारे पास सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ रिएक्शन जब होगी तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट करेगा, मतलब इसको हटा के ये पॉजिटिव जनरेट करेगा, इसको हटा के ये पॉजिटिव जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास पॉसिबिलिटी आएगी आंसर की, वो आंसर की पॉसिबिलिटी कुछ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर COOH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 मोल है आपके पास, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, COOH। एक तो ये हो गया A, या तो A आप ऐसा बना सकते हो इस तरीके से, एक B साथ में हो सकती है पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो आप इस तरीके से 3 बेंजीन रिंग को सजा दीजिए। जब आप 3 बेंजीन रिंग को सजा दोगे तो एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, एक तो बेंजीन रिंग को आप यहां से जोड़ दीजिए, यहां से हटा दीजिए, ठीक है। तो एक तो COOH यहां से आ सकता है और एक COOH यहां से आ सकता है। दोबारा समझिए, जब आप AlCl3 से ये हटाओगे तो यहाँ पर O- करके आएगा, तो ये HCl से वर्कअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। मतलब हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, एक बार रिएक्शन ऐसे हो सकता है और एक बार रिएक्शन ऐसे हो सकता है। अब A और B का रिएक्शन आप कर रहे हो जिंक अमलगम HCl से, तो जब इसका रिएक्शन आप जिंक अमलगम HCl से करोगे, आप समझदार हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो आपके पास डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O था, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस सभी किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट होगा। तो मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, मैं दोनों की नहीं करवा रहा, आप करवाना दोनों की, मैं इसकी करवाता हूं, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वह आंसर कुछ ऐसा सा आएगा, इस तरीके से, यहां पर ऐसा इस तरीके से, और यहाँ पर क्या जाएगा COOH और यहाँ पर क्या जाएगा COOH। तो ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। अब इसके बाद जो अगला है H3PO4, दोबारा दोनों के साथ किसके साथ रिएक्शन कराया, H3PO4। तो अगर H3PO4 से मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो H3PO4 से यहाँ पर इस COH से OH वाला पार्ट हटके इसके साथ रिएक्शन करके आपको यह कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करके दे देगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म है बस, और कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा रिएजेंट्स का रोल पता होना चाहिए। क्या आपको ये बातें एकदम अच्छे समझ में आ चुकी हैं कि H3PO4 ने यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पर वाटर को हटाया, OH वाले पार्ट को पूरा हटाया, तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब क्या है, जिंक अमलगम HCl। दोबारा अब ये जितना भी आपके पास बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये तो पार्ट हट चुका था आपका, यहां से ये वाला पार्ट तो आपका हट चुका था। अब ये जो जितना भी पार्ट है वो पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज को समझिए, यह कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
अब लास्ट में क्या है, सेलेनियम एट 500 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी आपको समझाया एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से 4 रिंग बना दीजिए बेंजीन की चिपकते हुए, और यहां पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पूरा क्वेश्चन। दोबारा समझिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन किया, तो एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा आपको रिएजेंट एकदम अच्छे से इसको पता ही था, जिंक अमलगम HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन अभी भी बताया, C डबल बॉन्ड हटाइए CH2 में कन्वर्ट कीजिए। फिर था H3PO4, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर दोबारा से जिंक अमलगम HCl, तो दोबारा से हमारे पास ये आ जाएगा। और लास्ट में सेलेनियम एट 500 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। तो आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये 4 सवाल हो चुके हैं। चलिए अब हम 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये 5वां सवाल, इसको पहले आप स्टार लगा लीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। देखिए अगर मैं इस 5वें सवाल की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपके सामने ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके सामने जब भी बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब बेंजीन होता है हमारे पास, उस बेंजीन के ऊपर चाहे आपके पास 1 कार्बन हो, चाहे आपके पास 2 कार्बन हो, चाहे इस तरीके से आपके पास 3, 4, 5 या फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, तो सबको हटाकर आपको COOH में कन्वर्ट करना होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2Me की जगह COOH और COO और OH आ जाएगा। ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल। अब बात करते हैं हीटिंग। जब हम इसको थोड़ा फर्दर हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने पे हुआ क्या, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक एनहाइड्राइड नजर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड, कुछ इस तरीके से। इतनी बात आपको एकदम अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्वस NH3 है और फिर हीटिंग है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक रिएक्शन होगा कि आप यहीं पर देख लो कि इस रिएक्शन को जब आप करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास HNHH, तो इस वाले पार्ट को आप H2 हटा दो यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर थैलामाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थैलामाइड। तो आपने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको ये वाला सबस्ट्रेट एकदम अच्छे से याद भी होगा। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब कि ये जो A था वो A हमारे पास ये था, ठीक है, और जो हमारे पास B था वो B हमारे पास ये था। अब बात करते हैं एक B के बाद इस वाले पूरे बात की। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NaOH। तो जब आप इसकी रिएक्शन को समझोगे, तो इसकी रिएक्शन को मैं अलग से डिस्कस कर लूं तो यही ज्यादा अच्छा होगा कि जब आप करोगे तो ये NaOH में से OH माइनस वाला पार्ट, ठीक है, ये OH माइनस मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस OH माइनस ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर आएगा CO माइनस, फिर दोबारा से ये वापस जाएगा और NH माइनस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो मैकेनिज्म थी इसको बोलते हैं SNAE, एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहले हमने इसका क्या किया, एडिशन, और फिर हमने क्या किया, एलिमिनेशन। तो आपके पास जो यहाँ पर मिलके आएगा वह कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्कअप होने के बाद C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पर COOH आएगा। अब अगला ही क्या है, NOBR, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी किसी अमाइड के साथ NaOBr आता है तो यह है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखिए एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस C डबल बॉन्डो को गायब करना है। अगर आपने 12th क्लास की NCERT पढ़ी होगी तो आपने रिएक्शन पढ़ा होगा RC डबल बॉन्डो NH2 प्लस NaBr, और वहां पर उसके साथ जब रिएक्शन देखा होगा तो वहां पर रिएक्शन में NaOBr के साथ क्या था, C डबल बॉन्डो को गायब किया और सीधे NH2 आ जाता था। बस इतना ही चेंज आएगा। जब आप इतना चेंज करोगे तो इतना चेंज करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो पार्ट आएगा बच के, समझिएगा इधर ध्यान से, HCl वर्कअप के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मतलब जो मैंने COOH कर दिया है वो यहाँ पर पहले COO माइनस, चलिए स्टेप को मैं ब्रेक नहीं करता हूँ, COO माइनस Na प्लस, तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा आपके पास NH2, यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर
क्या जाएगा COO माइनस Na+, और बाद में जो HCl है मात्र और मात्र बरकप के लिए, मतलब एसिडिफिकेशन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये NH2 हो जाएगा और यहाँ पर COOH हो जाएगा। मतलब जो आपके पास A है, B है, इसके बाद ये जो D वाला पार्ट है वो कुछ ये है। अब सामने क्या है, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर ये करता है क्या, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, डाईएजोटाइजेशन, कि जब भी कोई एनिलीन टाइप का होगा तो उसको क्या हम कन्वर्ट कर देंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कन्वर्जन मिलके कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस है और यहाँ पर है COOH, ये आपके पास आ जाएगा E वाला पार्ट। चलिए बात करते हैं OH माइनस। तो जब OH माइनस आएगा तो यहां से एसिडिक H को भगाएगा। मान लीजिए समझिए OH माइनस आया तो इस एसिडिक H को भगाया, तो यहां पर आया O माइनस। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट है। अगर आपने बेंजाइन पढ़ा है और जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो क्या यहां से बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा? देखो ना खुद, ये जो C डबल बॉन्ड O माइनस है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा O माइनस, H प्लस निकल जाएगा, ये यहां पर होगा इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। अरे CO2 किस टाइप मॉलिक्यूल है, तो ये बाहर निकल चुका है इस तरीके से, और जब ये यहां शिफ्ट होगा तो N2 प्लस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, और आपके पास कुछ इस तरीके से चमचमाता हुआ सा एक बेंजाइन आ जाएगा हीटिंग करने पर। जैसे ही आपने बेंजाइन बनाया फिर इसका क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन, और बेंजाइन का डाइमराइजेशन जब आप करवा दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये था D, ये था E, और ये है आपके पास G। ठीक है, F तो आपने ये जो बनाया था यही इसी के साथ F बन जाएगा, H प्लस हटा के, और यहाँ पर लास्ट आ जाएगा आपके पास ये H। तो इस तरीके से आप सारे ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था अपने आप में, जो आपको बहुत कुछ सिखा के यहाँ से गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने और जानने हैं। चलिए ये हमारा था 5th नंबर का सवाल। अब हम बात करेंगे इसके बाद अपने 6th नंबर सवाल की। तो पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना दूं, फिर हम लोग बात करते हैं 6th नंबर के सवाल की। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने 6th सवाल की, जो कि हमारा ये आखिरी सवाल है। तो इसको समझते हैं एकदम अच्छे से। देखिए इस सवाल में हमारे पास क्या है, ये सामान है हमारे पास रिएजेंट है ना, सबस्ट्रेट है, और ये हमारे पास रिएजेंट है। अगर मैं इस रिएजेंट की बात करता हूं तो ये HBr का एडिशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ ROR। आपको बहुत अच्छे से पता है ये परऑक्साइड होता है, और परऑक्साइड के केस में हम लोग यहाँ पर करवाते हैं एंटी मार्गनिकोफ रूल। बहुत अच्छे से पता है ये सारी बातें। तो आप जब आप इस पे एंटी मार्गनिकोफ रूल लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगाओगे Br, और यहाँ पर भी क्या लगाओगे Br। अब एक बात आप गौर फरमाइएगा, ये कोई कॉन्जुगेटेड डाई नहीं है जो हम यहाँ पर 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन की बात करें। यह एक आइसोलेटेड डाइन है, तो यहाँ पर सिंपल सा कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, वो भी एक्सेस में है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर मेटल इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपके पास जो कुछ सबस्ट्रेट होगा वह कुछ ऐसा सा नजर आएगा, ये MgBr और यहाँ पर भी MgBr। अब अगर मैं अगला बात करूं इथाइल एसीटेट, देखो भाई अगर आप फंस सकते हो इस सवाल में, तो सवाल में फंसने का सिर्फ मात्र एक कारण है, नेमिंग। अगर आपको इथाइल एसीटेट की नेमिंग नहीं पता है तो आप यहाँ पर इस सवाल में फंस जाओगे। तो आपको नेमिंग वाला पोर्शन भी थोड़ा बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इथाइल एसीटेट, देखो इथाइल एसीटेट होता क्या है, आप सबसे पहले एसीटेट मतलब 2 कार्बन होते हैं, और इस तरीके से इथाइल है तो CH2 और यहाँ पर CH3, ऑक्सीजन से जो लगा हुआ है ये इथाइल सबसे आगे, और एसिडेट मतलब 2 कार्बन। ये एक कॉमन नेमिंग होती है, तो 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, 1 कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपियोन बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा O-, फिर ये वापस आएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा। ये कौन सी मैकेनिज्म है, ये एक सिंपल SNAE मैकेनिज्म है। अब इस SNAE मैकेनिज्म से हुआ क्या, ओवरऑल हुआ ये आपके पास कुछ एक ऐसा सा कंपाउंड आ जाएगा इस तरीके का, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा Me।
आप इसी चीज को देखोगे तो एक ऐसा कंपाउंड आ जाएगा, आप खुद इसको देखिएगा बहुत अच्छे से। जब आपने इसको देखा तो अब यहाँ पर वही कहानी है आपके पास दोबारा से। देखिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यह एक इंट्रामोलिकुलर ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब ध्यान समझना, ये एक कीटोन है, मतलब यहाँ पर जब ये वापस जाएगा तो यहीं पर वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर एस्टर होता तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने से बाहर निकल जाता, तो यहीं पर वर्कअप हो जाएगा। और वर्कअप होने के बाद हमें जो मिलेगा यहाँ पर वह कुछ ऐसा सा मिलेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर Me। अब क्या है सामने, जिंक डस्ट। अब देखो भाई, जिंक डस्ट क्या करता है, OH को गायब कर देता है यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर Me, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर Me। आपको यहाँ तक D तक एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर D तक समझ में आ चुका है तो S और Ac एट 500 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, एरोमेटाइजेशन। अभी भी मैंने आपको सिखाया है, मतलब 3 सवाल तो ऐसे ही होंगे जिसमें सीधे के सीधे कॉन्सेप्ट आपके यही लग रहे हैं। अब इस एरोमेटाइजेशन को ही आपको समझना है। तो जब आपने इसका एरोमेटाइजेशन कराया तो एरोमेटाइजेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Me। कहीं पे भी Me लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अब समझना चाहते हो, यहाँ पर जब आपने Me लगा दिया इसको एरोमेटाइजेशन करते करते, तो अब क्या है, फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड वाला HNO3 होगा। तो यहाँ पर 3 हुई जगह NO2 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, NO2 और यहाँ पर भी NO2। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। तो अगर मैंने आपको ऑर्निक के पार्ट 1 और ऑर्निक के पार्ट 2 में जो कुछ समझाया है क्वेश्चंस की सीरीज में, बस यही समझाया है। आप एक एक करके रिजल्ट्स को पकड़ते जाइए और फिर एक एक करके एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप इन सवालों की प्रैक्टिस को बढ़ा दोगे, वैसे वैसे आपकी ऑर्निक केमिस्ट्री के अप्रोच क्वेश्चन करने का और भी बेहतरीन बनता जाएगा और दिन ब दिन आपकी ऑर्निक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने का तरीका भी सुधरता जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास ऑर्निक केमिस्ट्री का पार्ट 3 भी ला सकूं। तो पूरी कोशिश है मेरी आपको बहुत अच्छे से अच्छे सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया मैनर में समराइज कर सकूं। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।